नमस्कार, सलाम अलैकुम भाईजान। फ्रेंड्स, दिस इज आर के चौधरी फ्रॉम एजुकेशन स्टार। फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत आज का क्लास। फ्रेंड्स, अभी तक ने जो आपने क्लासेस देखी है वो था अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा चक्र क्या है और अभिप्रेरणा के कार्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, स्रोत एवं विधियाँ। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है किसी भी टीईटी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, इसलिए बारीकी से देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर स्रोत को देखेंगे, फिर विधियाँ को देखेंगे। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ये क्या कहता है? देखिए, ये जो थ्योरी है, बस सिंपल सी बात, पहला क्लासेस आपने देखा था ना अभिप्रेरणा क्या है, उसमें मैंने बताया था कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ठीक है ना, लिंक आपका थर्ड अंपायर के पास मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आज उसी पर थोड़ा सा बृहद जाते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवहार को क्यों करता है, अगर वो करता है तो उसके पीछे कौन कौन से कारक तत्व हैं और वो किस प्रकार उस व्यवहार को निर्धारित करता है। बस यही है इसका थ्योरी, और कुछ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवहार को क्यों करता है, उस व्यवहार के पीछे कौन कौन से कारक तत्व होते हैं और किस प्रकार उस व्यवहार को निर्धारित करता है। बस यही है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। प्राचीन काल से ही इस पर विचार किया जाता रहा है। इनके द्वारा तो दार्शनिकों और शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उन लोगों की जो विचारधाराएं हैं बदलती रहती थी, इसलिए इसके जो सिद्धांत हैं ये भी एक सिद्धांत न होकर के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित होते रहे हैं, जिसको हम पुराने वाले को क्या कहेंगे, प्राचीन सिद्धांत। That means एंशिएंट। और दूसरा मॉडर्न, आधुनिक सिद्धांत। That means मॉडर्न। ठीक है, तो इनके जो सिद्धांत हुए दो प्रकार हो गए। पहले जो दिया गया था वो था प्राचीन सिद्धांत, और अभी जो फिलहाल दिया जा रहा है वो है आधुनिक सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन को आपने देख लिया, यही इसका इतिहास है और कुछ नहीं है। ठीक है, और हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इसके जो सिद्धांत हैं वो कुछ इस प्रकार है, उसको थोड़ा देख भी लीजिए, याद कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा सक्रियता का सिद्धांत, तीसरा संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत, चौथा चालन का सिद्धांत, पांचवा मैस्लो का अभिप्रेरण सिद्धांत, और छठा मरे का आवश्यकता सिद्धांत। आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। ये जो है सो कुछ अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं जो अभी तक दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था आपका अभिप्रेरणा के सिद्धांत, आपने उसको देख लिया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हैं तो पूरा डीप जाकर पढ़ते हैं ना, और अपने विवेक का इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। इसलिए कि सिर्फ रटन तो प्रणाली से काम नहीं चलता, उसको समझना भी पड़ता है। समझ के आप पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, नहीं समझ के पढ़ेंगे बहुत कम दिनों तक याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। और लगातार प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ इसको पढ़िए मत, क्वेश्चन भी बनाइए। एक बात मैं आपको बता दूँ, संस्कृत में एक बहुत अच्छी श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। मतलब ये हुआ, अर्थात जो व्यक्ति अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है, शास्त्रं तस्य करोति किम, शास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकता है, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। मतलब वो ये हुआ कि जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति है जिसके पास आंख नहीं है, उसको दर्पण दीजिएगा तो देख पाएगा, नहीं ना देख पाएगा। दर्पण बोले तो मिरर, लड़कियां ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सिर्फ टीचर पर डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, आपने सिद्धांत देख लिया। अब विधियाँ या स्रोत दोनों को, किसी एक को देखते हैं पहले। पहले विधियाँ ही देखते हैं। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा की विधियाँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये क्या है, आप एक मनोवैज्ञानिक का नाम याद कर लीजिए, फ्रेंडसन। ठीक है, हिंदी में ही लिखता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
ठीक है, फ्रेंडसन, ये नाम याद रखिएगा। इनका कहना था कि प्रभावी अधिगम जो है सो प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंडसन का। फ्रेंडसन का कहना था, हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, फ्रेंडसन का कहना था कि प्रभावशाली अधिगम जो है प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करती है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा डीपली समझिए। अधिगम आपने पढ़ा था ना, मैं आपको बता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अधिगम शिक्षण और अधिगम में अंतर का एक क्लास मैंने बनाया था, शिक्षण संबंधी शिक्षण सूत्र। ठीक है, देखिए प्रभावशाली अधिगम, फ्रेंडसन का कहना था प्रभावशाली अधिगम, जो आप प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं वो आपकी प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है। मतलब आप जितना अच्छा प्रेरित होंगे उतना बेस्ट सीखेंगे। मतलब ऐसे समझिए, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन में फ्रेंडसन का कहना था कि प्रभावशाली अधिगम जो है प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है। प्रभावशाली अधिगम डिपेंड्स अपॉन प्रभावशाली प्रेरणा, मतलब जितनी अच्छी प्रेरणा होगी उतना बेहतर सीखना होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि मैं किसी स्टूडेंट को जितना बेहतर प्रेरित करूंगा, जितना अच्छा मोटिवेट करूंगा, वो उतना बेहतर सीखेगा। मतलब फ्रेंडसन का कहना था कि प्रभावशाली अधिगम प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है। मतलब उस बच्चे का जो अधिगम है उसकी प्रेरणा पर डिपेंड करता है। मतलब मैं एक शिक्षक हूं और उस बच्चा को जितना ज़्यादा प्रेरित करूंगा, मोटिवेट करूंगा, उसके सीखना पर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डालेगा। ठीक है, बस यही चीज़ कहता है और कुछ नहीं कहता है। अब इसमें क्या होता है देख लीजिए। अब जब फ्रेंडसन ने इस बात को कहा कि प्रभावशाली अधिगम प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप एक भावी शिक्षक है और अब जब आप शिक्षक किसी छात्र को प्रेरित करेंगे, उसमें कुछ विधि का प्रयोग करेंगे। उस विधि को भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अच्छा काम कर रहा है पुरस्कार दीजिए, अगर थोड़ी सी गलती कर दिया तो आप दंड भी दीजिए। क्योंकि देखिए दंड ऐसे देना नहीं चाहिए, बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, अगर दंड नहीं देंगे तो बच्चा गलत रास्ता पकड़ लेगा। ठीक है, तो पुरस्कार एवं दंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। पुरस्कार एवं दंड देख लिया आपने, ठीक है। दूसरा, सफलता एवं असफलता। अगर बच्चा सफल होता है तो आप उसको पुरस्कृत कीजिए, हौसला बढ़ाइए। असफल होता है तो फिर भी आप उसको जो है सो एक ट्रैक पर लाने की कोशिश कीजिए। मतलब कुछ जो टेक्निक्स इसकी विधियां उसकी बात कर रहे हैं। पहला हो गया आपका पुरस्कार एवं दंड, दूसरा हो गया सफलता एवं असफलता, तीसरा हो गया प्रतियोगिता एवं सहयोग। प्रतियोगिता से भी फायदा मिलेगा, सहयोग से भी उसको फायदा मिलेगा, मतलब वो प्रेरित होगा। ठीक है, प्रशंसा एवं निंदा भी कीजिए। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो प्रशंसा कीजिए, अगर उसने गलत काम करी है उसका निंदा भी होना जरूरी है, तब ना उसको एहसास होगा कि मैंने गलती करी है, नहीं तो ऐसे तो उसका मन बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा का वातावरण बेस्ट होना चाहिए। इससे भी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होगा। मतलब अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं, मैं आपको कि हम एक शिक्षक है या आप एक शिक्षक है, किसी बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, किस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं। तो मतलब पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से किए प्रेरित, ठीक, सफलता एवं असफलता के माध्यम से प्रेरित किया आपने, प्रतियोगिता एवं सहयोग के माध्यम से प्रेरित किया आपने, प्रशंसा एवं निंदा के माध्यम से प्रेरित किया आपने। और कक्षा का वातावरण अगर बेस्ट रहेगा तो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट, मतलब उसके का रिजल्ट का जो निर्माण होता है, उसका जो प्रगति का जो निर्माण होता है, मतलब किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, उस पर भी जो है आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। वो भी एक विधियां हैं। ठीक है, उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो रुचि है, आकांक्षा का उसका स्तर क्या है। ठीक है, तो इस जो उनकी ज़रूरत की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों को आप देख करके जो है सो मतलब उसको मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब यह हुआ कि टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन में फ्रेंडसन का कहना था कि प्रभावशाली अधिगम जो है सो प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करती है। मतलब जितना अच्छा प्रेरणा होगा उतना ही अच्छा सीखना होगा। मतलब जितना बेहतर मैं किसी को प्रेरित करूंगा, बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। और इसके लिए आप जो है सो आप या हम एक शिक्षक जो है सो मतलब कुछ विधियों का इस्तेमाल करेंगे। वो विधि इस प्रकार है: पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता एवं सहयोग, सफलता एवं असफलता, कक्षा का वातावरण, आकांक्षा का स्तर, प्रगति का ज्ञान, नवीनता, रुचि, आवश्यकता का ज्ञान। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपको क्लासेस समझ में नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा खाली है। आप जाकर अपनी वक्तव्यों को वहाँ पर रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। फिर मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। और शर्माना नहीं है कि दुल्हनिया जैसे जब वो आती है तो भूखी रहती है। लोग क्या करते हैं, पूछने जाते हैं खाइएगा कि नहीं खाइएगा, खाइए, बोले क्यों खाएंगे। देखिए औरतों का जो है सो मतलब शर्म सबसे बड़ा गहना होता है। कभी नहीं बोलेगी, 5 दिन भूखी रह जाए फिर भी नहीं बोलेगी मैं खाऊँगा। हाँ भले मैं खाऊँगी, बट 2 साल बाद भले 2 थाली खाए वो अलग बात है, लेकिन अभी प्रतिष्ठा भी तो बचा के रखना है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपने 2 चीज़ देखा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या है और अभिप्रेरणा की विधियां कौन सी है। अब आप कह रहे ये आपको कैसे इतना अनुभव हो जाता है। तो देखिए, मैं सीधा साधा दूध का धुला हुआ इंसान हूँ, मुझे ये सब नहीं पता, देख के सीख जाता हूँ। ठीक है, साइकोलॉजी का टीचर हो तो होना ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी तक आपने देखा सिद्धांत क्या है और टेक्निक्स विधियां क्या है। अब देखते हैं स्रोत, सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन।
ठीक है। सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन कहते हैं कि जेपी डिसेको एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, नाम याद रखिएगा, जेपी डिसेको, जॉन पी डिसेको। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देखिए, जॉन पी डिसेको। देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा के स्रोत, ये बीच वाला पॉइंट, ये और ये आपने देख लिया। सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन मतलब जॉन पी डिसेको एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको 4 भागों में बांट करके बताया था, इसकी विवेचना करी थी। वो 4 भाग कौन कौन से थे तो याद कर लीजिएगा। पहला था दंड, दैट मीन्स पनिशमेंट, पहला दंड, दूसरा प्रोत्साहन, दैट मीन्स रेनफोर्समेंट, तीसरा आकांक्षा और चौथा जो है सो दंड, प्रोत्साहन, आकांक्षा और चौथा उत्तेजना। उत्तेजना के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। अभिप्रेरणा के कार्य में फर्स्ट पॉइंट उत्तेजना ही था, आपको बताया था ना मैंने। जो गाड़ी आती है तो मैं कोई भी इंसान जैसे का घबरा जाता है, हड़बड़ा जाता है, फिर उसको उत्तेजित हो जाता है, रोड की उस साइड चला जाता है। ये क्लासेस मैंने बताई थी अभिप्रेरणा के कार्य में, फर्स्ट पॉइंट ही था। तो मतलब इसको जो है सो जेपी डिसेको ने, सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन को जेपी डिसेको नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, इसको 4 भागों में इसकी विवेचना करी थी। वो 4 भाग इस प्रकार था। पहला दंड, दैट मीन्स पनिशमेंट, ये सब देखने की क्या जरूरत है। दूसरा था प्रोत्साहन, दैट मीन्स रेनफोर्समेंट, और तीसरा था आकांक्षा, और चौथा था अभी भी मैंने क्या बताया, उत्तेजना। फ्रेंड्स, यही था आज का क्लास, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन एंड सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन। आपने 3 चीज़ को देखा, इस चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और हाँ, खुद के समय को मोबाइल में बर्बाद ना करें, और ना ही चमक दमक मोहतरमा वाली के चक्कर में रहें, नहीं तो ये आपका टाइम किल कर देगी। जब टाइम किल कर देगी तो बॉयफ्रेंड से मामा जी बनते में देर नहीं लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, हाँ, क्लासेस तो खत्म हो चुका है, जिनको जाना है जा सकते हैं। कुछ अच्छी बातें करते हैं। किसी लीजेंड का लीजेंड जो काफ़ी सक्सेसफुल है, महेंद्र सिंह धोनी। देखिए फ्रेंड्स, MS धोनी एज ए लीजेंड, इसमें कहीं से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए उनके जीवन पे थोड़ी सी अच्छी बातें, ऐसे कहिए ना, काफ़ी सक्सेसफुल है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंडिंग। कहने का मतलब ये होता है कि आप जो है सो पेन के लिए एक्सेप्ट रहिए और सक्सेस के लिए तैयार रहिए। पेन को एक्सेप्ट कीजिए और सक्सेस को पाइए। कहने का मतलब यह होता है कि कोई भी महान आदमी जो होता है, उसकी ज़िंदगी की जो सक्सेसफुल आदमी जो होता है, उसकी ज़िंदगी की कहानी काफ़ी दर्दनाक होती है। दुनिया को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी एक लीजेंड इंसान है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, और स्वाभाविक सी बात है कि वो है भी लीजेंड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो दर्द देखा है, दुनिया उसको नहीं देखना चाहती है, लेकिन दुनिया को सिर्फ और सिर्फ कामयाबी देखती है कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। काम तो किया भैया, लेकिन किस तरीके से किया वो बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी, काफ़ी दर्दनाक कहानी है, और एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंडिंग। इसलिए आप पेन को स्वीकार कीजिए, सफलता अपने आप आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि जिस भी सेक्टर में जाओ अपना तिरंगा लगा के आओ, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।